नेशनलाइजेशन जो होती है ना, तो बेसिकली होती है गवर्नमेंट जो है, जब प्राइवेट सेक्टर में जो बिजनेसेस हैं वो सही परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेती है, दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन, ठीक है। और प्राइवेटाइजेशन बेसिकली क्या होती है, गवर्नमेंट के अंडर में कुछ जो ऑर्गन जो बिजनेस चल रहे होते हैं वो प्राइवेट जो लोगों को सेल कर देती है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन। समझ में आया? जी। ठीक है, और लेकिन देखिए याद रखिएगा दोनों डिसीजन जो है ना, इट इज टेकन बाय गवर्नमेंट। नेशनलाइज करने का डिसीजन भी गवर्नमेंट करती है, प्राइवेटाइज करने का डिसीजन भी गवर्नमेंट ही करती है। जब ये गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में लेती है तो वो कहलाती है नेशनलाइजेशन। अगर प्राइवेट सेक्टर के बिजनेसेस अगर गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लें, दैट इज कॉल्ड नेशनलाइजेशन। और अगर गवर्नमेंट के अंडर में जो बिजनेस चल रहे हैं वो अगर प्राइवेट इंडिविजुअल को अगर या फर्म को अगर सेल कर दे, दैट इज कॉल्ड प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। जैसे हम जब इसको पढ़ेंगे, देखें नेशनलाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच गवर्नमेंट टेक अ प्राइवेट बिजनेस इनटू पब्लिक ओनरशिप, ठीक है। अच्छा, और क्या बात, प्राइवेटाइजेशन क्या इन अ सिंपल सेंस प्राइवेटाइजेशन रेफर टू द चेंज ऑफ इन ओनरशिप ऑफ एक्टिविटी फ्रॉम पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर, ये क्या कहलाएगी, प्राइवेटाइजेशन, ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर ना, अब ये इसको अब प्राइवेटाइजेशन के अपने जो बेनिफिट हैं, अपने इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं, और इसके जो वो हैं, और जो नेशनलाइजेशन के अलग बेनिफिट प्रोज एंड कॉन्स हैं, यानी कि फायदे भी और नुकसान भी है, ठीक है ना। कोई भी चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती, कुछ उसके फायदे भी होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन, अब ये केस ऑफ प्राइवेटाइजेशन का मतलब जो प्राइवेटाइजेशन के जो है ना, ये इसके हक में जो बोल रहे हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या मोटिवेशन एग्जाम्पल यहाँ से प्राइवेटाइजेशन में क्या क्या बेनिफिट हो सकता है, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, कोई नॉट डिफिकल्ट वन। अच्छा, ये जो है ना, ये कोई बिजनेस है जो कि प्राइवेटाइज हो गए। फ्यूल एंड पावर, यूके के अंदर फ्यूल एंड पावर है, नेशनल गैस प्रोडक्शन है, कोल माइन, नॉर्मली ये न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शन, हालांकि नॉर्मली ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, प्राइवेट में दे दिया। ट्रांसपोर्ट वगैरह भी सब गवर्नमेंट को दी गई, वो मेन मेन चीजें जो कि बेसिकली ज्यादातर गवर्नमेंट अपना कंट्रोल में रखती है। लेकिन यूके के अंदर जो है ना, प्राइवेटाइजेशन हुई थी मगर 1979 में, ठीक है। तो उसमें जो है ना क्या किया था, सारे के सारे जो है ना, जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो चीजें थी वो सारे के सारे इन्होंने सेल कर दिया, ठीक है ना। प्राइवेटाइजेशन इन द यूके इकोनॉमी सिंस 1979, ठीक है, 1979 से जो है ना ये सब हुआ। सारे के सारे इन्होंने जो है अच्छे खासे जो बिजनेस है ओन बाय गवर्नमेंट, इट इज सोल्ड टू दी प्राइवेट इंडिविजुअल और प्राइवेट सेक्टर, ठीक है जी। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है, तो उसको रीड जरूर कर लीजिएगा, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं आप, ठीक है। दिस इज ये रियल ट्रेन इन योंगोन, योंगोन ये म्यांमार, म्यांमार का जो है ना, म्यांमार जो है इसको उसको आपने शायद नाम सुना म्यांमार का, या बर्मा का, ठीक है। ये इसको पूरा रीड कर लीजिएगा। अच्छा, ये है आपका जो है वाटर प्रोवाइडेशन इन सहारन, सब सहारन अफ्रीका, ये अफ्रीका में इन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया, ठीक है ना। पहले गवर्नमेंट के अंडर में था, प्राइवेटाइज कर दिए सारे के सारे। इसमें पानी के इशू यहाँ पर भी अफ्रीका के अंदर, ठीक है जी। कोई मसला तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना अभी? जी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। अब इसमें कुछ था ही नहीं, किसी चीज के प्राइवेटाइजेशन से ना, कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है इसको, लेकिन इसको रीड जरूर कर लीजिए, ताकि खुद जब पढ़ेंगे ना तो दो चार पॉइंट आपके जरूर आपके जहन में रह जाएंगे। एग्जाम में जब आएंगे तो आपको वर्ड टू वर्ड नहीं लिखना है, आपको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम जाते हैं चैप्टर नंबर 4 के ऊपर। मैं इसके कुछ एमसीक्यूज वगैरह मैं आपको, मैं लास्ट में भेजे थे ना एमसीक्यूज वगैरह, तो वो कर लिए थे आपने? जी, हो गए तो कब के हो गए थे। अच्छा, वो आपने मुझे आंसर नहीं भेजे थे मेरे ख्याल से। अच्छा, भेज देता हूँ। उससे भेज देंगे तो मैं चेक कर बता दूंगा उसमें किसमें क्या सही है क्या गलत है, जो भी ना, उसके साथ वो अटैच करके उसके साथ भेज दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ओके। अब हमारे पास एक और चैप्टर है। अब पहले अब वो पढ़ी थी हमने जो है ना, माइक्रो इंटरवेंशन पढ़ी थी हमने, कि गवर्नमेंट जो है ना कैसे वो इंटरवीन करती है माइक्रो इकोनॉमिक के अंदर। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक।
अच्छा, मैक्रो इकोनॉमिक का मतलब आपको पता होगा कि ये जो माइक्रो और मैक्रो में डिफरेंस क्या है। माइक्रो का मतलब जो इंडिविजुअल फॉर्म और इंडिविजुअल जो कि हम बात करते हैं छोटे लेवल पे, माइक्रो लेवल पे या बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल में बात करते हैं, वो कहलाता है माइक्रो। मैक्रो का मतलब होता है जब इकोनॉमी एज ए होल हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। ये पूरी इकोनॉमी, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है ना, या फिर हम बात करते हैं किसी रीजन की इकोनॉमी, जब हम पूरे एज ए होल बात कर रहे होते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैक्रो इकोनॉमी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इसके अंदर जी हम इसके अंदर जब हम पढ़ेंगे ना, वो एग्रीगेट डिमांड, पहले वो किसी फर्म की डिमांड सप्लाई की बात हो रही थी, अब बात हो रही है किसी पूरे इकोनॉमी के अंदर जितनी भी एग्रीगेट का मतलब टोटल डिमांड, ठीक है। टोटल सप्लाई जो हो रही है, जो काफी बैलेंस ऑफ पेमेंट हम पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन भी हम पढ़ेंगे, डिफ्लेशन पढ़ेंगे, सब डिटेल से हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें जरा, लेकिन एक बात मेरी फिर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। इसको एक एक चीज जो है ना, हम तो सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, इसको रीड जरूर कर लीजिएगा। डेली बेसिस पे आप रीड करते रहेंगे ना, तो आपके पास समझ आए, जो प्रॉब्लम आएगी पूछते रहेंगे हम, ये खत्म हो जाएगा हमारा चीजें। एग्जाम में आप इजीली जाने जो एमसीक्यू होंगे या आपका पेपर 2 होगा, इजीली आप हैंडल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये मिस कर जाएंगे ना, आपको आप बिल्कुल स्टक हो जाएंगे, ठीक है। सिर्फ रीड करने से भी ना बहुत सी चीजें आपके ध्यान में रह जाएंगी, सोल्यूशन आपके ध्यान में रहेगा, ताकि पेपर आएगा तो बहुत आसानी हो जाएगी। सिर्फ रीड करना खाली, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब देखें मैक्रो का ना, तो इकोनॉमी एज ए होल, देखिए पहले बता दिया मैंने, डिस्कस किया था, एज ए होल हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात आ गई। उसके बाद जो है ना, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड जो है, टोटल डिमांड इकोनॉमी में क्या क्या हो सकता है, इसमें मुख्तलिफ किस्म की चीजें आपके आती हैं इसके अंदर। कंजप्शन है जैसे, अब इसको देखे ना, जो शो कर रहा है वो एक्सी से शो कर रहा है, याद रखिएगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। इट कंसिस्ट ऑफ स्पेंडिंग बाई हाउस होल्ड ऑन गुड एंड सर्विसेज। जो हाउस होल्ड जो यूज कंज्यूम करते हैं ना, वो क्या कहलाता है, कंजप्शन कहलाती है। अच्छा, दिस इज द स्पेंडिंग बाय प्राइवेट सेक्टर ऑन कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब होता है, कैपिटल गुड्स समझते हैं क्या होता है? कैपिटल गुड्स पता है आपको? जी सर, पता तो सहन से निकल गया, एक से। हाँ बताएं। जी जी, वो कैपिटल गुड्स वो था ना, ये जैसे वो चीजें जो लाइक मशीनरी जी होती है जी जी कंपनी जी में। जी 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 जी, कैपिटल गुड वो होती है जो कि फर्दर प्रोटेक्शन के लिए जो भी चीज इस्तेमाल होती है वो कहलाती है कैपिटल गुड, बिल्कुल ठीक है। उससे मशीनरी भी, इक्विपमेंट और जो भी चीजें जो होती है जो कि फर्दर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको? ये पीरियोडिक टेबल पता नहीं क्या है, जी कुछ टेबल टाइप नजर आ रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अब से अब अच्छा, एग्रीगेट अमाउंट, ठीक है। अच्छा, ये अगर अच्छा ये देखिए, जब जब कंजप्शन जो है ना, मतलब खर्चा तो ये जो प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है, लेकिन जो कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा करता है ना, वो खर्चा खाली की बात हो रही है। वो जो इक्विपमेंट मशीनरी पे खर्चा करता है वो इन्वेस्टमेंट कहलाता है, ठीक है। और जो हाउस होल्ड जो अपने खर्चा करते हैं ना, जैसे हम लोग आप लोग जो खर्चा करते हैं वो कहलाता है कंजप्शन। उसको सी से डिनोट करते हैं, तो आई से डिनोट करते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग करती है, अच्छा देखिए ना, खर्चा तो जो है ना वो ये हाउस होल्ड भी कर रहे हैं। खर्चा जो है ना वो अपने कैपिटल इक्विपमेंट में जो है ना, ये भी लोग प्राइवेट जो बिजनेस वो भी कर रहे हैं, ठीक है। और खर्चा तो गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन हर एक को अलग अलग आप डिनोट करें ताकि पता चले किसका खर्चा हुआ। सी से कंजप्शन से आम जो लोग होते हैं ना, जो प्राइवेट इंडिविजुअल खर्चा कर रहे हैं, वो कहलाता है, सी से डिनोट होता है। जो कैपिटल गुड पे, इक्विपमेंट पे और उस पे जो है ना, मशीनरी पे, हर चीज पे, वो जितने भी खर्च हो रहा है वो क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। आई से डिनोट आई इन्वेस्टमेंट कहलाती है। और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है, जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है उसको गवर्नमेंट स्पेंडिंग, उसको जी से डिनोट करते हैं। दिस कवर गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। गवर्नमेंट जो भी खर्चा किया है ना गुड्स एंड सर्विसेज पे, वो कहलाएगी जी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या है कि अब नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है, अच्छा देखिए याद रखिएगा कि एक्सपोर्ट का जो है ना वो ई हटा दिया और इम्पोर्ट का आई हटा दिया, ठीक है।
क्योंकि आई अगर ई का एक्सपोर्ट करेंगे तो फिर वो कुछ और हो जाएगा, और इंपोर्ट अगर आई करेंगे तो फिर वो कुछ और हो जाएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आई यूज होता है, इसलिए आई हटा दी यहाँ से, ये इंपोर्ट के लिए यूज होता है, और एस का जो है ना ई हटा दिया, तो एक्सपोर्ट के लिए यूज होता है। तो नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, तो वो नेट एक्सपोर्ट है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, ये कहलाता है। तो ये कुछ चीजें इसके अंदर हैं जो आपके ध्यान में रखें। एग्रीगेट डिमांड में ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज आ गई। अच्छा शरियर, आपको पता है अगर ये पीडीएफ के अंदर हमें जो है ना, जैसे ये पिक्चर फॉर्मेट के अंदर है, अगर इसके अंदर हमें कोई हाईलाइट अंडरलाइन करना हो तो कोई तरीका है इसका? आपको कुछ कंप्यूटर की नो हाउ है इतनी? ये चले आप उस पर देख के सोच समझ के किसी से पूछ पाछ के मुझे बताइए, ठीक है, कि अगर इसको या तो पीडीएफ में कन्वर्ट हो सकता है जैसे पिक्चर फॉर्मेट में, इसमें हाईलाइट वगैरह कुछ नहीं हो पाता ना, तो मैं चाह रहा था कि कोई ऐसा कन्वर्ट हो जाता, कुछ हो जाता। ये अगर ये पिक्चर फॉर्म में? जी जी भी पिक्चर, देखिए मैं हाईलाइट नहीं होता, इतनी हाईलाइट नहीं हो पाता, तो ये मैं करता हूँ ना इसमें, तो कभी ऑप्शन नहीं आता, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा इसमें, ठीक है ना। ये इस वजह से मैं सोच रहा था कि कोई कम से कम इसमें ना कभी कुछ चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसमें हाईलाइट बंदा कर ले तो कम से कम जो है ना बाद में काम आ सकता है, ठीक है। इसमें सिर्फ ये है कि ये स्नैपशॉट अब मैं चाहूँ तो ले लूँ यहाँ से, तो शॉट कर लूँ तो ये पूरी इसको कॉपी करके मैं, लेकिन वो पिक्चर वाली फॉर्मेट वाली बात आ गई, वो आ सकता है। नहीं, आपको इसको पीडीएफ में करना पड़ेगा। हाँ पीडीएफ में मुझे बताइए कन्वर्ट कैसे करते हैं, चले मैं इसको देख लूंगा उसको, ठीक है, आप भी ध्यान में रखिएगा, मुझे सही। बताइए। अच्छा, अब आप देखें जरा कि अच्छा अब जो है ना ये इसको अगर हम देखें अच्छा एग्रीगेट डिमांड, अब ये चीज समझ में आ गई आपके। अच्छा उसके बाद देखें ना एग्रीगेट डिमांड के ये 4 हैं, मतलब देखें डिमांड टोटल डिमांड क्या होगी कि भाई ये जो कंज्यूमर डिमांड कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल गुड डिमांड कर रहे हैं, ये जो ना जो गवर्नमेंट जो खर्चा वो कर रही है, डिमांड कर रही है, या इम्पोर्ट हो रहा है हमारे पास, जो गुड्स हमारी सर्विस हमारे मुल्क से बाहर जा रही है, या गुड्स एंड सर्विस मुल्क में अंदर आ रही है, ठीक है। इन सारे चीजों का मतलब क्या करा एग्रीगेट डिमांड कंसिडर रहेगी, ठीक है। अच्छा एग्रीगेट एग्रीगेट डिमांड का वैसे ही होता है जैसे आपके पास, हाँ आप हमारे पास होता है, अगर प्राइस जो है वो कम होती जाएगी तो डिमांड बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। अच्छा एट डिफरेंट लेवल राइज इन द प्राइस लेवल विल कॉज अ कॉन्ट्रैक्शन इन एग्रीगेट डिमांड एंड फॉल इन प्राइस, वही पुराना वाला है, नथिंग न्यू हियर। जो इंडिविजुअल डिमांड में जिस तरह प्राइस का रिलेशन होता है ना, अच्छा यहाँ पर लेकिन ना प्राइस और क्वांटिटी का होता है, तो यहाँ पर बेसिकली जो है ना वही समझे कि इसका जो है ना प्राइस लेवल और इसका जो ये होती है रियल जीडीपी। रियल जीडीपी का मतलब होता है जो इन्फ्लेशन का हटा के जो टोटल हमारी इनकम होती है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर ना अच्छा डिफरेंट समझ में आ गया, इसमें मसला तो नहीं है इसके अंदर, एग्रीगेट डिमांड भी वैसी जैसे आम डिमांड होती है, रिलेशनशिप बिटवीन जी। एग्रीगेट डिमांड एंड दी। अच्छा इसमें देखें रिलेशनशिप बिटवीन aggregate demand and the price level might seem similar to the relationship shown in the demand curve by individual curve. There is, however, significant difference here. A demand curve for a product shows the relationship between change in the relative price of product and the quantity demanded, and the price product in the change in it is assumed that the price of other good have not changed. हाँ देखें ना, उसमें सिर्फ इसकी बात होती है, उसमें सिर्फ ये होता है जो इसमें थोड़ा डिफरेंस बता रहा है कि उसके अंदर तकरीबन क्या क्या फर्क है। Is purchased when the price fall. अच्छा in part because people switch away from rival product. In contrast, अब इसमें जो फर्क है वो बता रहे हैं। In contrast, in the case of aggregate demand, the price of most products are changing in the same direction. ठीक है ना, इसमें जो इंडिविजुअल होता है ना सिर्फ एक प्रोडक्ट होती है ना, इधर प्राइस लेवल का मतलब ज्यादातर प्रोडक्ट जो है ना प्राइस बढ़ रही है, उसकी वजह से फर्क पड़ेगा, ये फर्क होता है खाली। चीजें वही हैं लेकिन फर्क यह है कि वो सिर्फ एक प्रोडक्ट के बारे में होता है जो इंडिविजुअल डिमांड का हम देखते हैं किसी फर्म का, और जब एग्रीगेट डिमांड की बात कर रहे हैं तो एग्रीगेट डिमांड बेसिकली क्या होती है। अच्छा इन द केस ऑफ एग्रीगेट डिमांड द प्राइस ऑफ मोस्ट प्रोडक्ट्स आर चेंजिंग इन द सेम डायरेक्शन।
So why does aggregate demand fall when the price level rises and vice versa? There are तीन reason है. Number one, the wealth effect. Wealth effect क्या है? देखिए, wealth effect का मतलब जब आपकी प्राइस बढ़नी शुरू हो जाती है ना, यानी कि अभी पढ़ेंगे आगे जाके इन्फ्लेशन बोलते हैं उसको. Rise in the price level will reduce the amount goods and services the people wealth can buy. जो आपके पास वेल्थ है, वेल्थ और इनकम में फर्क पता है आपको बेटा? खैर यार, इनकम तो सैलरी होती है. बिल्कुल, यानी कि जो और वेल्थ क्या होती है? बिल्कुल सही बता रहे हैं, यानी कि जो वेल्थ, रेगुलर रेगुलर बेसिस पे आपके पास पैसे आ रहे हैं वो क्या कहलाएगी? इनकम, इनकम कहलाएगी. और आपका जो रखी हुई ऑलरेडी वेल्थ है. वो वेल्थ कहलाएगी. बस इतनी सी बात है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये वेल्थ होगी. ठीक है ना. तो यानी वेल्थ आपकी जब आपकी प्राइस बढ़ती जाएगी तो वेल्थ की जो जितना परचेस कर सकते हैं दायरा वो इतना परचेस नहीं कर पाएंगे. द परचेजिंग पावर ऑफ सेविंग हेल्ड in the form of bank account and other financial asset will fall. मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो है ना, आपके पास जो परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल आप 1000 आप जो है ना पहले जो बर्गर जो लेते थे एक 100 रुपए में लेते थे फॉर एग्जाम्पल. ठीक है ना. अब 120 रुपए का हो गया तो आपकी जो प्राइस जो परचेजिंग पावर अब 100 रुपए जो आपके पास पड़े हुए हैं उससे बर्गर नहीं ले सकते ना, आपको और पैसे चाहिए. यानी 100 की कीमत 100 से कम हो गई है. समझ में आई? अच्छा, एक और इफेक्ट क्या है? इंटरनेशनल इफेक्ट है. द राइज इन द प्राइस लेवल विल रिड्यूस डिमांड फॉर नेट एक्सपोर्ट. ठीक है ना. एंड एज एक्सपोर्ट विल बिकम, क्यों, वजह क्या है? एक्सपोर्ट आपकी कम लेस प्राइस कॉम्पिटिटिव, मतलब आपकी जब प्रोडक्ट महंगी हो जाएगी तो फिर आप मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. जब मार्केट में कम महंगा उसकी डिमांड आपकी कम हो जाएगी एंड इम्पोर्ट आपकी सस्ती हो जाएगी. फाइल इम्पोर्ट विल बिकम मोर प्राइस कॉम्पिटिटिव. मतलब क्या हुआ? मतलब ये होगा कि आपके पास आपके मुल्क में अगर आपकी प्राइस बढ़ रही है तो उस बढ़ने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो चीजें जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस जो गुड्स हैं वो महंगी हो जाएंगी. ठीक है. जब महंगी हो जाएंगी तो जब क्योंकि बाकी की जो प्राइस जो जो आप इम्पोर्ट कर रहे हैं उनकी प्राइस तो वही की वही है. एक तरह से वो निस्बतन आपको सस्ती लगेंगी. ये बात समझ में आ रही है? एक तो वेल्थ इफेक्ट है, एक आपका जो है वो इंटरनेशनल इफेक्ट है, डिमांड, और तीसरा इफेक्ट होता है इंटरेस्ट रेट इफेक्ट. ठीक है. राइज इन द प्राइस लेवल विल अच्छा इंक्रीज डिमांड फॉर मनी. जब आपके पास, अच्छा एक बात ध्यान में रखिएगा कि हम जो है ना यहाँ जो पढ़ रहे हैं ये हम पढ़ रहे हैं यूके की इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं ना. यूके की इकोनॉमी में जब भी आपके पास ज्यादातर जो बेस पे चल रहा होता है वो उनका इकोनॉमी चल रही होती है, वो चल रही होती है किसके पे? इंटरेस्ट के ऊपर. वो उसके ऊपर लोन जो भी लोन पे जो इनकी जरूरत पड़ती है वो ज्यादा लोन ले लेते हैं. ठीक है ना. जब कम जरूरत पड़ी तो कम लोन ले लेते हैं. वो ज्यादातर जो है ना वो क्रेडिट कार्ड आपने सुना, क्रेडिट कार्ड लोन इसमें लेके काम कर चलाते हैं वो. ठीक है. राइज इन द प्राइस लेवल विल इंक्रीज डिमांड फॉर मनी टू पे द हायर प्राइसेस. ठीक है. मतलब सिंपल, अगर प्राइस बढ़ गई तो वो ज्यादा लोन लेंगे ताकि पे कर सके वो. ठीक है. अच्छा, दिस इज इन टर्न विल इंक्रीज द, इसकी वजह से क्या होगा? जब आपके पास जो बैंकों में आप ज्यादा लोग लेने जाएंगे तो उससे क्या इंटरेस्ट बढ़ जाएगा आपका. ठीक है. आई हाई इंटरेस्ट यूजुअली रिजल्ट इन रिडक्शन इन कंजप्शन ऑफ एंड इन्वेस्टमेंट. जब आपकी इंटरेस्ट बढ़ जाएगा तो जाहिर है आपकी जो ना वो जनरली क्या होगा कि आपकी जो कंजप्शन कम हो जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगी. क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि देखें आपके पास इंटरेस्ट, देखें याद रखिएगा कि आपके पास जो भी लोग कंज्यूम कर रहे हैं, कंजप्शन का मतलब हमने पढ़ा था कि जो जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड जो है, यानी जो आम आम लोग हैं वो खर्चा कर रहे हैं. अब ये लोग के पास पैसा खर्चे के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? बैंक से लोन ले रहे हैं. ठीक है ना. जैसे उसको हम क्रेडिट कार्ड के भी कह सकते हैं. अब उनको ज्यादा उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा. इसका मतलब है जो पैसा लेने की जो कॉस्ट है ज्यादा हो जाएगी. जब वो उसकी कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी तो इसका मतलब बेसिकली ये हुआ कि उनको वो चीज महंगी पड़ी तो वो कम खर्चा कम कर कम लोन लेंगे ताकि उनको कम ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट देना पड़े. उसकी कॉस्ट जो है ना, कॉस्ट ऑफ लोन जो है ना वो कम देना पड़े. वरना नॉर्मली क्या होगी, कॉस्ट ऑफ जो लोन है वो बढ़ने की वजह से वो कम लोन लेंगे. ठीक है. अच्छा, इसी तरह अगर आप ये समझें कि ये जो फॉर्म है जो कि लोन लेके अपने मशीनरी और वो परचेस करती है, इन्वेस्टमेंट का हमने क्या पढ़ा था, मतलब पढ़ा था यहाँ पे, दिस इज दी स्पेंडिंग बाय प्राइवेट सेक्टर फर्म ऑन कैपिटल गुड्स. ठीक है ना. कैपिटल गुड जब वो लोन लेके जब वो मशीनरी इक्विपमेंट वगैरह लेंगे, जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो वो जाहिर है
कम कम परचेज करेंगे इसको। क्यों? जनरली क्यों करते कम परचेज? उनको कोई वजह से उनको ज्यादा पैसे इंटरेस्ट के तौर पर देने पड़ेंगे। ठीक है, तो 3 रीजन है जिसकी वजह से जो है आपके एग्रीगेट डिमांड में जो है प्राइस बढ़ने की वजह से कमी आती है। ठीक है ना, फॉल होता है। अच्छा, उसके बाद एक और है शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व। एग्रीगेट डिमांड कर्व में शिफ्ट भी आ सकता है। कैसे आएगा? वो आएगा आपके पास जो है ना, ये इसमें ये एग्रीगेट डिमांड, ये कॉस्ट, ये एग्जांपल कर्व शिफ्ट हो जाएगा। एक तो कंजप्शन आपकी बढ़ जाएगी, राइज इन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस, अ कट इन इनकम टैक्स। अच्छा, इनकम टैक्स अगर कम हो जाए मिसाल के तौर पर, इंक्रीज इन वेल्थ अगर बढ़ जाए, राइज इन इकोनॉमिक मनी सप्लाई बढ़ जाए, या इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये 4 रीजन है। देखिए सारे यही आपको लिखने होते हैं, एक्सप्लेन करने होते हैं, एग्जाम के अंदर आते हैं। अच्छा, आपके पास यहाँ पे जो ना आपके पास टैक्स में कमी आ गई, इंटरेस्ट में कमी आ गई, मनी सप्लाई बढ़ गई मार्केट में, ठीक है, और जो है ना वो आपकी वेल्थ बढ़ गई, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये पूरा जो इसी जो पहला जो लोग इस प्राइस पे इतनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, ठीक है ना, अब इसी प्राइस पे अब ज्यादा डिमांड करने लगे। ठीक है, जैसा पहले हमने पढ़ा था कि जब आपके पास जो सब चीजें होती है इसके हिसाब के शिफ्ट कर जाते हैं। इट इज नॉट बिकॉज ऑफ द प्राइस, इट इज बिकॉज ऑफ देयर इनकम बढ़ गई है, वेल्थ बढ़ गई है, मनी सप्लाई बढ़ गई। अच्छा, ये एक और वजह होती है, सब पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, मिसाल दूसरे कंट्री से लोग इधर आ गए, ठीक है, कि आपकी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको जरूरत तो है ना। अच्छा, इसी तरह इन्वेस्टमेंट में क्या की वजह हो सकती है? अच्छा, बिजनेस कॉन्फिडेंस अगर ज्यादा है, मतलब उनको पता है कि बिजनेस की जो गवर्नमेंट सही आई है और हमें बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत इजीली हम प्रॉफिट बना सकते हैं, तो उससे कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा। कॉन्फिडेंस में इजाफा क्या होगा कि भाई इन्वेस्टमेंट मशीनरी वगैरह लगाएंगे और उसमें करेंगे। अच्छा, इसकी एक वजह ये हो सकती है कि कॉर्पोरेशन टैक्स कम हो गया। कॉर्पोरेशन टैक्स कहते हैं टैक्स इन टैक्स टैक्स ऑन द फर्म, जो है ना, जो बिजनेस पे टैक्स लगता है वो कॉर्पोरेशन टैक्स कहलाता है। ठीक है, इस पे अगर कमी आएगी इसका मतलब प्रॉफिट उनका ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, ज्यादा से तो इसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। अच्छा, एडवांस इन टेक्नोलॉजी का मतलब ये भी एक रीजन है। मिसाल के तौर पर आपके पास जो है ना टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, टेक्नोलॉजी होने की वजह से क्या करें, इन्वेस्टमेंट आप ज्यादा मतलब कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है बेसिकली कि जब अच्छी टेक्नोलॉजी जाएगी तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी। इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ज्यादा प्रोडक्शन आप कर सकते हैं उसी कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, फास्ट प्रोडक्शन आपकी फास्ट हो जाएगी। अच्छा, एक और भी है गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अ डिजायर टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक, अ डिजायर टू अच्छा विन पॉलिटिकल सपोर्ट, ये भी है। ठीक है ना, एक ये भी वजह हो सकती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ा दें। गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने के लिए क्या कर सकती है गवर्नमेंट, कि एक वजह ये हो सकती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने की, कि वो कि चाह रही है कि भाई गवर्नमेंट एक्टिविटी बहुत ज्यादा हो, गवर्नमेंट स्पेंड करती है, खर्चे करे और बढ़ के, गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा होते हैं, बड़े होते हैं। जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करेगी तो गवर्नमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना काफी जो है ना वो हो जाती है। ये बता सकते हैं क्यों ऐसे क्यों हो जाती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बढ़ जाएगी? कुछ ध्यान में आ रही है आपके बात? सर, गवर्नमेंट स्पेंडिंग की वजह से क्या बड़ी हो जाएगी? जो इकोनॉमिक के अंदर एक्टिविटी काफी जो बढ़ जाती है पूरी इकोनॉमी के अंदर, समझ में आ रहा है कुछ क्या क्या वजह हो सकती है? उसकी वजह बेसिकली ये हो सकती है, देखें। हाँ, पॉलिटिकल सपोर्ट। नहीं नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट तो ये है ना कि वो ताकि वो तो ये था कि ताकि पॉलिटिकल सपोर्ट ले सकें, ये एक वजह ये भी हो सकती है कि ज्यादा खर्चे ताकि लोग लगे, हाँ गवर्नमेंट तो काफी खर्चे करती है। लेकिन एक ये वाला पॉइंट देखा था, स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्टिमुलेट बढ़ाने के लिए भी गवर्नमेंट खर्चे करती है। तो आपके जहन में आ रही है कि इससे अगर गवर्नमेंट खर्चा करेगी तो जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे बढ़ जाएगी? आपको याद होगा मैंने आपको एक बताई थी जो मल्टीप्लायर, कि यानी कि अगर आप जो है ना गवर्नमेंट अगर, अच्छा गवर्नमेंट के जो खर्चे कुछ छोटे मोटे खर्चे तो होते नहीं ना, सरकार के तौर पर उन्होंने जब बड़ी बड़ी जो है ब्रिज बना लिए या कुछ और बना लिए या कुछ वैसे रोड बना दी, तो गवर्नमेंट अगर ये सारे खर्चे वर्चे करेगी तो उससे क्या होगा कि मतलब जैसे कराची के अंदर आप समझ लें, इस हिसाब से कराची में अगर जो है ना वो 200 अरब रुपए का अगर जो है ना पैकेज यहाँ पर आया है वो खर्चा करेगी। अच्छा, गवर्नमेंट जब खर्चे करेगी यहाँ पे तो इससे ये काम कौन करेगा? मजदूर करेंगे, लोग करेंगे, सबको जो है ना वो मिलेगा, उनके पास इनकम बढ़ेगी तो फिर वो चीजों की डिमांड करेंगे। जब वो चीजों की डिमांड करेंगे तो फैक्ट्री के अंदर जो है ना जो वो ज्यादा प्रोडक्शन होगी।
जब फैक्ट्री में ज्यादा प्रोडक्शन होगी तो जो उनके मजदूर हैं उनको ज्यादा इनकम होगी, फिर इनकम होगी तो वो मजीद खर्चा करेंगे। आई गेटिंग माय पॉइंट? बेसिकली इससे क्या होता है कि एक दूसरे से कनेक्शन होता है। इससे क्या होता है, जी गवर्नमेंट गवर्नमेंट अगर वो 2-4 अरब रुपए खर्च कर दे, तो बेसिकली उसको उसका जो इम्पैक्ट 2-4 अरब रुपए का नहीं आता, बल्कि उसे बहुत ज्यादा आता है। ठीक है? आपको शायद याद होगा कि जब मुगलों के दौर में जीटी रोड बनी थी, ग्रैंड ट्रंक रोड, वो कराची से लेकर पेशावर तक की पूरी रोड बनी हुई। ठीक है? तो इस रोड पे क्या किया था, गवर्नमेंट ने बहुत खर्चा किया था, बहुत बड़ी रोड बनी थी। अब इतनी रोड बनने की वजह से ना लोग कहते हैं यार ये क्या किया? इतनी बड़ी रोड बनने की वजह से एक तो एक्टिविटी, लोगों का कनेक्शन, उनको फायदा हुआ कि रोड बन गई। लेकिन इस रोड बनने की वजह से जो जो करोड़ों का अरबों रुपए का जो जमाने में खर्चा हुआ था, उस खर्चे से जो है ना, वो लोग, बहुत से लोगों के लिए खर्चा हुआ, लेकिन बहुत से लोगों की इनकम भी हुई है। याद रखिए इकोनॉमिक्स के अंदर एक बंदे का खर्चा दूसरे की इनकम होती है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है? तो जो जो गवर्नमेंट ने बहुत सारा खर्चा किया तो बहुत से लोगों की इनकम बढ़ी। फिर वो इनकम बढ़ी, मिसाल के जो डायरेक्टली जो लोग काम कर रहे थे उनकी इनकम बढ़ी। उन्होंने जब बढ़ी तो उन्होंने क्या किया, तो चीज़ों के जब पैसा, उनके इनका पैसा आया तो उन्होंने खर्चा किया। जब खर्चा किया तो उन्होंने प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। जब प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी तो प्रोडक्ट की जो है ना, फिर फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाई उन्होंने। जब फैक्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन बढ़ाई तो फिर जो उधर जो वर्कर काम कर रहे थे, उनकी इनकम में भी इजाफा हुआ। आप मेरी बात समझ आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहा है? जी समझ आ रही है। तो उनकी इनकम में इजाफा हो तो फिर उन्होंने फिर फर्दर मतलब प्रोडक्ट्स की जो खर्चा किया उन्होंने, फिर उनकी फिर जो जो प्रोडक्ट थी उसकी, जैसे जो है ना, और जो उनकी फैक्ट्री के अंदर चली, फिर और इजाफा हो। ठीक है? इसी इस तरह जो है ना, इस तरह जो है फिर आपका मल्टीप्लायर इफेक्ट इस तरह आया था। ठीक है? क्लियर है? क्लियर है। ठीक है? अच्छा, अच्छा जी, क्लियर हो गया। चलो उसके बाद एक और होता है नेट नेट एक्सपोर्ट का मतलब होता है एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अच्छा, जब एक्सचेंज रेट फॉल होता है, इसको पूरा देखिए, बार बार आएगा ये, और बड़ी इंपॉर्टेंट, और ये काफी अच्छा खासा क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं। एक्सचेंज रेट फॉल हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसको एक्सचेंज रेट फॉल होने का मतलब होता है कि जैसे मिसाल के तौर पर आपका जो है वो पहले आपका डॉलर जो 150 रुपए, अब 160 रुपए का हो गया। यानी कि अब आपको $1 के लिए पहले 150 रुपए देने पड़ रहे थे। ठीक है? और आपका अब आपको 160 रुपए देने पड़ रहे हैं। अच्छा, उससे क्या होता है, आपके पास अगर जो है ना वो राइस इन क्वालिटी क्वालिटी ऑफ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड भी होता है। ये भी हो सकता है कि आप क्वालिटी जो है ना वो जो आपकी डोमेस्टिकली जो गुड्स हैं वो भी अगर बेहतर हो गई, एक्सचेंज रेट भी फॉल हो गया। ठीक है ना? इंक्रीज इन द इनकम अब्रॉड, ये भी हो सकता है। ठीक है ना? जब बाहर जो जो अब्रॉड दूसरे मुल्क में लोगों की इनकम बढ़ गई है, उसकी वजह से भी आपका शिफ्ट कर जाएगा राइट पे। कैसे हो सकता है? यानी कि जो आपके बाहर जो लोग हैं जिनको आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी इनकम बढ़ गई, ज़ाहिर है ज़्यादा डिमांड करेंगे, तो आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास एक्सचेंज रेट फॉल हो गया। एक्सचेंज रेट फॉल होने का मतलब हुआ कि आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले $1 जो है 150 रुपए का था, अब $1 जो है वो 160 रुपए का हो गया। इसको दूसरी तरह समझें कि अगर जो है एक बंदा जो $1 दे रहा है, जो डॉलर दे रहा है हमें, तो हम उसको पहले दे रहे थे 150 रुपए। अब वो एक ही डॉलर देगा, लेकिन हम 160 रुपए देंगे। इसका बेसिकली मतलब ये हुआ कि उसको जब उसकी जो करेंसी की वैल्यू बढ़ गई ना, तो अब वो जो है ना, अगर हम 150 के बजाय 160 रुपए उसको दे रहे हैं, ज्यादा उसको दे रहे हैं, इसका मतलब उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो हमारी गुड्स अगर कोई 150 रुपए की थी, तो उसको $1 से कम पैसे देने पड़ेंगे। ये 160 रुपए, अगर पहले 150 रुपए, 160 रुपए की अगर थी, तो उसको जो 150 रुपए का डॉलर था, उसको $100 से ऊपर कुछ देने पड़ रहे थे। अब क्या है कि आपको सिर्फ $1 में ही वो चीज मिल जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे आप? जी समझ आ रही है। तो वो बेसिकली क्या होगा, इस तरह क्या हुआ कि जब हमारी हमारे मुल्क की करेंसी अगर वो डेप्रिशिएट होती है या कम होती है, वैल्यू कम होती है, तो इसका बेसिकली मतलब होता है कि जो इंटरनेशनल बायर हैं, जो लोग दूसरे मुल्क में खरीदने वाले हैं, उनकी नज़र में जो है वो हमारी गुड्स जो है वो सस्ती हो गई। ठीक है? वो तो उतने ही $1 ही दे रहे हैं, लेकिन वो $1 में पहले उनको मिल रहे थे पाकिस्तानी 150 रुपए की चीज़ मिल रही थी। अब वही $1 में उनको 160 रुपए वाली चीज़ मिल रही है। ठीक है? तो उनको, अब इस वजह से जो है ना, इसकी वजह से भी क्या होता है कि सबसे ज़्यादा फिर इनकी डिमांड बढ़ जाती है यहाँ पे।
अच्छा, दूसरी वजह एक देख रहे ना, क्वालिटी, हमारी क्वालिटी भी अगर अच्छी है तो भी डिमांड बढ़ जाती है कि भाई अगर डोमेस्टिक क्वालिटी अच्छी है तो बिल्कुल लोग ये करते हैं, क्वालिटी भी बढ़ रहा है। तीसरा क्या है, अगर उनकी अपनी इनकम बढ़ जाए, अगर हमारी जो है रेट में वहीं अगर वहीं पर ही है तो, लेकिन उनकी इनकम बढ़ जाएगी, ज्यादा डिमांड करेंगे। ये हमने सारे पॉइंट डिस्कस किए जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड में शिफ्ट कर जाते हैं यहाँ से राइट पे। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? पक्का समझ में आ रहा है? अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई की। ये तो डिमांड की बात कर रहे थे ना, अब सप्लाई की बात। सप्लाई में क्या हो रहा है? अच्छा, रिगार्डिंग एग्रीगेट सप्लाई इकोनॉमिक सम टाइम डिस्टिंग्विश बिटवीन शॉर्ट टर्म, अच्छा शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई और लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई, इन दोनों को भी अलग अलग करते हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब होता है इमीडिएटली जो आपकी, मतलब ये कि विद इन नो टाइम ये आपकी फटाफट आपने इंक्रीज कर दिया। ठीक है, क्लियर है? अच्छा ठीक है, get supply in the short run that will supplied in a period time when the price of factor production input resources, देखें फैक्टर प्रोडक्शन का मतलब पता है क्या होता है? लैंड लेबर कैपिटल, ठीक है ना? तो ये जिसे कहते हैं इनपुट या रिसोर्सेज भी हम कह रहे हैं, रिसोर्स का मतलब फैक्टर प्रोडक्शन एक ही होता है। ठीक है, क्लियर है ना? द प्राइसेस ऑफ फैक्टर जी ऑफ प्रोडक्शन यानी इनपुट जिसमें हम जैसे जैसे लैंड है, लेबर का हम लगा रहे हैं, या रिसोर्सेज भी कह सकते हैं। रिसोर्सेज का मतलब भी वही होता है जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है। ठीक है। अच्छा, हैव नॉट हैड टाइम टू एडजस्ट द चेंजेस, मतलब कि फौरी तौर पे समझ तो कोई अगर डिमांड बढ़ जाए तो हम उसको फौरी तौर पे नहीं कर सकते, वो शॉर्ट टर्म सप्लाई होती है, जिसमें आप जो है ना मिसाल के तौर पे एक से दूसरी शिफ्ट आप लगा लें, फौरी तौर बढ़ा सकें, वो कहलाती है शॉर्ट टर्म। लेकिन अगर आप अपनी नई मशीनरी चीजें लेके आए, फिर सारी फैक्ट्री नई लगा लें और जब वो कहलाती है लॉन्ग टर्म एग्रीगेट सप्लाई होती है। ठीक है। Not had time to adjust the changes in aggregate demand and the price level. In contrast, long aggregate supply in the output that will be supplied in the time period when the price of factor of production have fully adjusted to changes in the aggregate demand. पूरा आपने एडजस्ट कर लिया और जितनी डिमांड बढ़ी तो सारी डिमांड आपने बढ़ा दी, तो वो कहलाता है लॉन्ग रन, जिसमें आपने आपने सब चीजें आपने जो है ना वो बढ़ा के आपने द शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई, शॉर्ट टर्म सप्लाई कर भी आ गया। ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया? कोई मसला तो नहीं इसके अंदर? डेफिनेशन आप पढ़ लेंगे आई होप। अच्छा, शॉर्ट एंड एग्रीगेट कर्व क्या होता है? द शॉर्ट, अब ये मजीद को एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, शॉर्ट एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व स्लोप्स ऑफ विद लेफ्ट टू राइट, ये तो आपको पुराना जिस तरह आपने पहले हम देखते हुए हैं। लेकिन अब याद रखिएगा जब भी हम वो ये रियल जीटीबी की बात कर रहे होते हैं, टोटल आपके पास जो है ना जीटीबी, रियल का मतलब बेसिकली जिस प्राइस का बढ़ना नहीं है, ये बात समझिएगा। इन्फ्लेशन पढ़ेंगे ना, क्लियर समझ में आएगी आपके। अच्छा, देयर आर थ्री पॉसिबल रीजन फॉर दिस पॉजिटिव रिलेशनशिप। ठीक है, ये पॉजिटिव के दो रीजन, तीन तीन रीजन है। क्या रीजन है? अच्छा, एक तो ये है कि प्रॉफिट अफेक्ट, एज द प्राइस लेवल अगर बढ़ेगा तो क्या होगा? अच्छा, तो ये जो आप ये जो बता रहे हैं कि जो 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 रिलेशन है इनका पॉजिटिव रिलेशन क्यों है? क्योंकि जब आपके एक प्रॉफिट है, यानी कि प्राइस बढ़ेगी तो मतलब प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो जाएगा, सीधी सी बात है। एट द प्राइस लेवल दैट इज द प्राइस गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज द प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सच एज वेजेस नॉट चेंज, अगर डू नॉट चेंज हुआ है तो भी फर्क पड़ेगा। तो प्राइस लेवल राइज द गैप बिटवीन द आउटपुट, ठीक है ना, ये आपके प्रॉफिट बढ़ जाएगा, सिंपल। मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइसेस बढ़ गई है लेकिन आपकी जो है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इजाफा नहीं हुआ है, तो आपका दायरा प्रॉफिट जो है ना और बढ़ जाएगा। पहले आप 10 रुपए की बना के 12 में बेचे थे, आप 10 रुपए बन तो 10 रुपए की बन रही है, लेकिन आपके पास क्या हुआ कि वो 13 या 14 रुपए की बिके तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। एक और इफेक्ट होता है, कॉस्ट इफेक्ट होता है। इसका मतलब ऑल्दो द वेजेस रेट एंड रॉ मटेरियल कॉस्ट रिमेन अनचेंज इन द शॉर्ट रन, एवरेज कॉस्ट में राइज एज आउटपुट इंक्रीजेस। This is because, for example, overtime pyramid may have to be paid and cost will be involved in recruiting more members. To cover any extra cost that may be involved in producing the higher output, producer will require higher prices. ठीक है, कॉस्ट इफेक्ट भी हो सकता है कि मिसाल के तौर पर अगर वो ज्यादा सप्लाई करनी है तो उनको जो है वो ज्यादा खर्चे करने पड़ेंगे, उनके ज्यादा खर्चा बढ़ सकते हैं। तो अगर ज्यादा प्राइस मिल जाएगी तो भी वो सप्लाई बढ़ा लेंगे, अदरवाइज सप्लाई बढ़ाएंगे नहीं वो। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? कॉस्ट इफेक्ट कदर का मतलब होगा अगर हमको सप्लाई बढ़ानी है तो आपको प्राइस भी ज़्यादा मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी कॉस्ट को कवर कर सकें, क्योंकि जो एक्स्ट्रा जो हम खर्चा करते हैं ना वो उसमें खर्च एक्स्ट्रा आपको खर्चा आ सकता है, जिसके लिए प्राइस आपकी यूनिट प्राइस आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है जी।
अच्छा एक और क्या है, मिस इंटरप्रिटेशन इफेक्ट, ये भी हो सकता है। अच्छा प्रोड्यूसर में कंफ्यूज चेंजेस इन द प्राइस लेवल विद चेंज इन द रिलेटिव प्राइस। उस कंफ्यूजन में था, वो क्या कंफ्यूजन क्या है, इसमें थिंक दैट अ राइस इन द प्राइस में रिसीव अ देयर प्रोडक्ट इंडिकेटर दैट द ओन प्रोडक्ट इज बिकमिंग मोर पॉपुलर। ठीक है ना, मोर, ये भी हो सकता है। इस पॉइंट को समझिएगा अच्छी तरह, मिस इंटरप्रिटेशन क्या इफेक्ट, क्या मतलब क्या है। इसका मतलब बेसिकली कि जब आगे जब प्राइस बढ़ रही है ना, तो समझ रहे हैं कि भाई वो जो है, वो समझ रहे हैं कि हमारी डिमांड बढ़ी है, हालांकि वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ रही होती है। तो उसकी वजह से भी अगर वो उसकी वजह से अगर वो होगा तो क्या होगा कि ये सप्लाई और बढ़ा देंगे। ये पॉइंट समझ में आया आपके? नहीं सर, ये समझ नहीं आया मैंने। ये बेसिकली क्या है कि आपके आप ये समझ रहे हैं कि आपके भी जो प्राइसेस बढ़ रही है ना, नॉर्मली हम ये समझते हैं किसी की प्राइस बढ़ रही होती है ना, इसका बेसिकली मतलब है कि हमारी डिमांड बढ़ रही है, जब भी तो लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं। ठीक है, तो लेकिन वो प्राइस जो बढ़ रही है, अगर वो सिर्फ इस वजह से बढ़ेगी और बाकी चीजों की प्राइस बढ़ेगी, इस वजह से अगर प्राइस अगर बढ़ती जा रही है, तो बेसिकली वो डिमांड नहीं, डिमांड क्वांटिटी डिमांड तो उतनी ही हो रही है, लेकिन क्योंकि वो ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर रेट बढ़ रहा है, इस वजह से जो वो बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रही है। तो इसकी वजह से जो है ना, लोग मिस इंटरप्रेट भी कर सकते हैं। देखिए, अच्छा प्रोड्यूसर में कंफ्यूज चेंजेस इन द प्राइस लेवल, अच्छा विद चेंजेस इन द रिलेटिव प्राइस। रिलेटिव प्राइस का मतलब होता है आपके पास, रिलेटिव प्राइस का मतलब इसमें कि इन्फ्लेशन है, ओवरऑल जो जनरल प्राइस लेवल में चेंज आ रहा है। दे मे थिंक दैट अ राइज इन प्राइस दे रिसीव फॉर देयर प्रोडक्ट इंडिकेट दैट देयर ओन प्रोडक्ट बिकमिंग पॉपुलर। ठीक है, वो समझते हैं कि लेकिन ये तो पूरी इकोनॉमी के अंदर सारे के सारी चीजें बढ़ने के, इनकी कीमत भी बढ़ गई, लेकिन वो समझते हैं हमारी हमारी चीजें बड़ी पॉपुलर हो रही हैं, बड़ी अच्छी चल रही हैं, तो वो ज्यादा प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, और अगर सिर्फ प्राइस की वजह से हो रहा है इनकी डिमांड है, तो फिर अल्टीमेटली प्राइस नीचे आ जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ रही बात? ये दोबारा बताऊं? जी जी समझ आ गया, मैं नोट अ- लिख रहा था। अच्छा लिख लें, ठीक है। अच्छा देखें, शिफ्ट इन शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई का, आज शॉर्ट टर्म एग्रीगेट सप्लाई में शिफ्ट भी आ सकता है। ठीक है ना, शिफ्ट का मतलब होगा यहाँ से ये राइट से लेफ्ट पे भी आ सकता है, राइट पे भी आ सकता है। अगर लेफ्ट पे आ रहा है तो बेसिकली इसका मतलब हुआ कि भाई आपके पास चेंज इन प्राइस फैक्टर प्रोडक्शन होता है, राइस एंड वेजेस। अगर आपकी वेजेस बढ़ जाएगी, ये लेफ्ट पे क्यों आ रहा है, वेजेस बढ़ गए, फैक्टर प्रोडक्शन की प्राइस बढ़ गई, कॉस्ट बढ़ गई, तो आप डायरेक्ट सप्लाई कम कर देंगे, टैक्स भी लग सकता है इसके ऊपर, इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकता है। ठीक है, ये देखेंगे, चेंज इन द प्राइस ऑफ प्रोडक्शन, राइज इन द वेज नॉट मैच विद इंक्रीज इन द लेबर प्रोडक्टिविटी, द रॉ मटेरियल कॉस्ट विल कॉज है डिक्रीज इन। ठीक है, कम हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आपकी लेबर की प्राइस तो बढ़ गई, लेकिन प्रोडक्टिविटी यानी आउटपुट पर वर्कर जो है ना वही की वही है, तो बेसिकली आपको चीज वो लेबर महंगा पड़ेगा। जब महंगा पड़ेगा तो कॉस्ट कवर नहीं कर पाएगा, इसके लिए आपको सप्लाई को कम करना पड़ेगा। एक और रीजन हो सकता है चेंज इन फैक्टर टैक्सेस ऑफ द फर्म। अगर फर्म पे टैक्स लगेगा तो दायरे फिर लेफ्ट पे चलता, सब्सिडी मिलती है तो राइट पे जाता है। याद है आपको, जब भी गवर्नमेंट को, जो फर्म को सब्सिडी मिलेगी तो राइट पे हो जाएंगे, और अगर उनके पास अगर टैक्स लगेगा तो लेफ्ट सप्लाई लेफ्ट पे हो जाती है। जी याद है, याद। चले, अच्छा एक और चीज होती है चेंज इन फैक्टर प्रोडक्ट। फैक्टर प्रोडक्टिविटी का मतलब ये होता है, ठीक है ना, क्वालिटी रिसोर्सेज आपके इतने नहीं है, इसकी वजह से सप्लाई कम हो जाती है। मतलब आपके पास जो है ना वो जो आउटपुट पर वर्कर आपके कम हो जाएगी, लेबर प्रोडक्ट। अच्छा अगर आपकी लेबर प्रोडक्टिविटी अगर बढ़ जाएगी तो सप्लाई बढ़ा देंगे आप, एंड कैपिटल प्रोडक्टिविटी विल कॉज इंक्रीज इन दी एग्रीगेट सप्लाई बोथ इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ठीक है, और अगर कम हो जाएगी तो फिर आप लेफ्ट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक और है चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ रिसोर्स। क्वांटिटी रिसोर्स पे डिपेंड भी कर रही है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास इतनी इतनी चीजें हैं कि सप्लाई बढ़ा सके, अगर आप नहीं बढ़ा सकेंगे तो अल्टीमेटली आपको रखना पड़ेगा। चेंज इन द क्वांटिटी रिसोर्स इन शॉर्ट टर्म सप्लाई कर में इन्फ्लुएंस बाय सप्लाई साइड शॉक इंक्लूडिंग द नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर कोई आ गया, आपके अगर क्रॉप्स आपकी खराब हो गई, या कोई अर्थक्वेक आ गया, तो आपकी काफी चीजें खराब हो जाती है ना, डैमेज हो जाती है, तो आपकी सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, फैक्टर विल कॉज इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द लॉन्ग रन। अच्छा ये भी हो सकता है कि अभी आपने देखा होगा, आपने नोटिस किया होगा, आजकल जो है ना वो टमाटर जो है ना वो 200 के बजाय 200 रुपये से कम होते होते अब जो है ना 15 रुपये 20 रुपये हो गए टमाटर। क्यों? क्योंकि वो जो है ना वो बहुत बम्पर क्रॉप से है। पिछली दफा 200 तक क्यों पहुंच गया था? क्योंकि आपके पास जो है वो उससे प्रॉब्लम क्या आ गई थी, कोई कोई वो कीड़ा वगैरह लग गया था, कोई डैमेज हो गया था, प्रॉब्लम आ गई थी, फ्लड आ गया था, कोई प्रॉब्लम कुछ इशू था ना, जिसकी वजह से आपकी
पर कि आपकी क्रॉप खराब हो गई थी तो कैसे प्राइस आपकी ऊपर चली गई थी। अभी क्या हुआ, अभी आपके पास जो है वो जो आपके पास क्योंकि वेदर बहुत अच्छा था, सब कुछ आइडियल था, तो आपकी जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा हो गई। प्रोडक्शन ज्यादा हो गई, जाहिर है सप्लाई बढ़ जाती है, तो फिर अगर डिमांड वही की वही रहे, सप्लाई बढ़ गया तो क्या होता है, प्राइस नीचे, जैसे आप आजकल आप मार्केट में आप देख रहे हैं। ठीक है जी। अच्छा, शेप ऑफ लॉन्ग रन लगेगी। अच्छा लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कब देखेंगे, ये देखेंगे, ये वाला होता है। इसका क्या मतलब है आपकी समझ में आई? देखिए ये वाई को इनकम से शो कर देंगे, याद रखिएगा। ये हमेशा बात ही ध्यान में रखें। हम तो एग्जाम की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, तो अब आप जो है ना एक एक चीज जो है ना ध्यान में रखिएगा। वाई बेसिकली इनकम के लिए यूज होता है, ठीक है। और लॉन्ग रन एवरेज सप्लाई, ये देखिए यहाँ से ये करते 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 यहाँ तक है, इसके बाद यहाँ से थोड़ी सी बढ़ेगी, और फिर ये इसका क्या मतलब है समझे, कि बिल्कुल फ्लैट हो गया। इस वर्टिकल का क्या मतलब समझ में आ रही है आपके, वर्टिकल का मतलब क्या है? का मतलब शायद इनकम चेंज नहीं हो रही और प्राइस चेंज बढ़ रहा है। हाँ, प्राइस बढ़ी और सप्लाई वैसी की वैसी है। बिल्कुल ठीक है, इनकम बिल्कुल सेम है। इसका मतलब इनकम बेसिकली आपका रियल जीडीपी, ठीक है ना। जो जीडीपी है मतलब प्रोडक्शन आपकी ये इससे आगे बढ़े, क्यों नहीं बढ़ सकती, आपकी सप्लाई दूसरों से खत्म होगा सारे के सारे, ठीक है ना। लॉन्ग रन में आपको सारे खत्म हो जाएंगे, तो फिर आप अगर आप चाहेंगे भी तो, जैसे अभी आपके पास समझ लें कि आप चाह रहे हैं कि जो है ना पावर और बढ़ाएं, पावर सप्लाई शॉर्ट पड़ रही है, गर्मी आ रही है, आप चाह, लेकिन क्या आपका रिसोर्सेज ही नहीं है। आपका इतना पानी हो, बारिश हो, जिसमें आप जो है ना वो गूगल से कर रहे हैं, या इतनी जो है ना प्रॉपर रिसोर्सेज हो जिसके साथ प्रॉपर जो है ना, और जो अपनी प्लेटें आपके पास हैं, जो सोलर एनर्जी को कंज्यूम कर सकें, ये आपके पास इतनी विंड हो, इतनी आपके विंड तो आपके पास है, लेकिन आपके पास कितनी वो इतने भारी तादाद में आपके पास वो जो कहलाती है ना मिल, देखिए आपने वो जो वो होती है विंड मिल, हवा से जो चलती है, वो इतने जी ज्यादा। जी। हाँ, तो पाकिस्तान में तो विंड मिल से हम एनर्जी बना सकते हैं, हम जो है वो सोलर से बना सकते हैं, हाइड्रो जो है ये पानी से बना सकते हैं। लेकिन इसके लिए यहाँ पर बाकी रिसोर्सेज वहाँ पर हो तो हम बना, लेकिन हम भी इतनी बढ़ा ही नहीं सकते। ये बढ़ा के बढ़ा बढ़ते पर यहाँ तक है, फिर ये रिसोर्सेज हमारे यहाँ तक है, इससे आगे रिसोर्सेज ही नहीं है। तो कितनी डिमांड बढ़ जाए हम इसको बढ़ा नहीं सकते। जब जब बढ़ा नहीं सकते तो क्या होगा, प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाएगा, बिल्कुल ऊपर चल जाएगा, क्योंकि लोगों को तो चाहिए, जब भी प्राइस बढ़ती 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 चली जा रही है। क्लियर हो गई? कंफ्यूजन तो नहीं है? नहीं सर, क्लियर है। चले शाबाश। अच्छा उसके बाद जो है ना, अच्छा ये जो कीन्स है ना, कि ये कीन्स मतलब एक स्कूल ऑफ थॉट है, जो अल्फ्रेड कीन्स जो है ना, इनका था कि आपके पास एग्रीगेट डिमांड सप्लाई जो है ना, सिर्फ यहाँ से आप एक से बढ़ी स्ट्रेट रहेगी, फिर यहाँ से बढ़ जाएगी, और फिर ये बिल्कुल स्टेगनेंट हो जाएगी, फिर बढ़ेगी नहीं और। ये इनका कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसको जरा आप इसको पढ़ लीजिएगा जरा, ठीक है ना, तो आपके समझ में आ जाएगा ये। क्लियर है? तो कीन्सियन और न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्या फर्क है, ठीक है। उसके बाद जो है ना, ये देखिए ये वाला ये लॉन्ग लॉन्ग वर्टिकल सप्लाई मतलब बिल्कुल वर्टिकल रहता है। न्यू क्लासिकल कहते हैं कि भाई ये बढ़े नहीं, ये हमेशा ये परमानेंट इतनी ही रहती है। दो स्कूल ऑफ थॉट है, एक कीन्सियन इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स कहते हैं, और ये न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ये कहते हैं। अच्छा, ये ग्रुप ऑफ इकोनॉमिक्स याद रखिएगा। अच्छा, फॉलोवर्स ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ जॉन मैनर्ड कीन्स, जॉन मैनर्ड कीन्स जो एग्री करते हैं सारे इकोनॉमिक्स, वो ये इसको सपोर्ट करते हैं। हु मेंटेन द गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन दी नीड टू अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, वो कहते हैं गवर्नमेंट इंटरवेन करेगी तो फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स who think the long average supply curve is vertical and that the economy will move towards full employment without government intervention। ये कहते हैं कि ये जो सपोर्ट करते हैं किसको, ये सपोर्ट कर देते हैं उसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो ये इस तरह बढ़ती जाएगी, कीन्स वाले कहते हैं। और न्यू क्लासिकल वाले कहते हैं कि इनका गवर्नमेंट इंटरवेंशन ये ऑटोमेटिकली इनका ऐसा रहेगा, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। फुल एम्प्लॉयमेंट विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी गवर्नमेंट इंटरवेंशन जो है ना नहीं करे, खुद ब खुद ये वर्टिकली आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, शिफ्ट इन लॉन्ग रन ये सब बीट कर लीजिएगा सारा, ठीक है ना। जब ये जब वही पुरानी हमने पहले ही पढ़ा था, जहाँ माइक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम कैसा है, डिमांड इंटरेक्शन ऑफ डिमांड सप्लाई, ठीक है। डिमांड सप्लाई यहाँ पर इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी आपकी प्रोड्यूस हो जाएगी, ये इक्विलिब्रियम है, पहले ही पढ़ा था हमने। बस फर्क ये है कि यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद जो है इन्फ्लेशन इंशाल्लाह अगली क्लास में पढ़ लेंगे हम लोग।
ठीक है बेटा? सही है सर। हाँ, लेकिन शरीयत याद रखिएगा, उसको जितना मैंने पढ़ाया ना सारा का सारा रीड करना है, पढ़ना है आपको। ठीक है? जी चले, अगर मैं देखता हूँ कि मेरे पास कोई क्वेश्चन मिलते हैं, मैं आपको शेयर कर देता हूँ। बाकी इसको पुराना सारा पढ़ लीजिएगा, और क्योंकि आज जो है ना फ्राइडे है ना, तो आप मंडे को हमारी क्लास होगी, तो मंडे तक जो है ना आप ये पिछले करके और थोड़ा सा इन सिलेबस थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ताकि आपके समझ में कुछ आए, हम समझे। ठीक है? कोई क्वेश्चन है तो जी पूछ सर। लीजिए, अदरवाइज क्लास एंड कर देते हैं। नहीं, आज आसान था। चले ठीक है भैया, ओके फिर, अल्लाह हाफिज। फिर आप